कैटरीना साहबा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है। हमने देखा कि 5 अगस्त के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई कि 5 अगस्त को ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और जो रियलिटी थी वो सबने देख ली। अब बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, हमें बड़ी बड़ी ऑफ़र हुई हैं लेकिन हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं की। कितना सच है ये दावा उनका? शुक्रिया जवेरिया। जहाँ तक कि ये बात बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं कि हमने जो ऑफर्स आई हैं उनको रद्द किया है, इसकी सच्चाई या हकीकत ये तो हमें नहीं पता, ये इनका कहना है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो नहीं आई हो, लेकिन जब आपने ये सवाल किया कि आज पीटीआई कहाँ खड़ी है, तो आई वुड से कि दे आर इन द विल्डरनेस। और इस वक्त जो पीटीआई की मेरी नजर में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि उनकी जो सीनियर क़यादत है वही आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। कभी कभार उनकी एक कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी के हवाले से, और यकीनन मुश्किल है कि उनके बानी अभी भी जेल में है। लेकिन बैरिस्टर गौहर का ये जो कहना है कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, बाई इलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो वो भी पहले उनको बानी पीटीआई से बात करनी होगी, तो ये यकीनन उनके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात यही आ जाती है कि जब तक कि पीटीआई अपना एक कोई कंसिस्टेंट फैसला नहीं कर पाएगी कि वो किस रुख जाना चाहते हैं, तो ये इनके लिए मुश्किल रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों नहीं हो रहा और ये जो इंतशार है इसका कितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हो रहा है? और टू बी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहती पीटीआई तो ये फिर अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? अगर पार्लियामेंट छोड़ दिया उन्होंने तो ये इनके लिए बहुत ही आई वुड से इट वुड बी not a good thing for them to leave parliament. पार्लियामेंट का हिस्सा रहना उनके लिए फिलहाल जरूरी है। पार्लियामेंट से ये उन्होंने पहले भी किया है कि वो पार्लियामेंट से रिजाइन कर देते हैं और फिर वो उसका प्रोविंशियल असेंबलीज का आपको याद होगा जब उन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज छोड़ दी थी, तो ये एक पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ से नहीं होगा। लेकिन जो भी वो फैसला करना चाहते हैं उसको बरकरार रखने की बहुत सख्त जरूरत है। जब बार बार इनका कॉल्स आती हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो माजी में हमने देखा है कि पीटीआई के प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं रहते और इसीलिए उनको मजीद प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती हैं। और फिर यही बात आ जाती है कि उनके अपने कारकुन कहते हैं कि हमारी क़यादत कहाँ है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका पॉइंट आ गया। हम शनीला साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शनीला, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एहतजाज की बात होती है लेकिन अल्टीमेटली वो एहतजाज पुरअमन नहीं रहता। अब अगला लाहे अमल जो दिया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 14 अगस्त की तारीख दी गई है, इस तारीख को आप किस तरह से देखती हैं? 5 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को ये क्या कर लेंगे, और ये जो फैसला किया गया है कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे, किस तरह से रीड करेंगी आप? बहुत शुक्रिया जवेरिया। बात यह है कि पीटीआई के अंदर ये जो सियासी मेचोरिटी है ना, ये शुरू से हमें नजर आती है और पार्लियामेंट को वो वक्त तो कभी देते ही नहीं है। 2014 के धरने के वक्त भी पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए गए, फिर उसी पार्लियामेंट में वापस आए। जब आईनी तौर पे इमरान खान निकले थे हुकूमत से, तब भी उन्होंने पार्लियामेंट को छोड़ दिया, अपनी दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी उनको डिसॉल्व कर दिया और उनको बड़ी प्रॉब्लम्स इससे हुई हैं। देखिए, जो सियासी जो लोग होते हैं मेचोरिटी वाले, वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिर्फ 1985 में जो इंतखाबात थे उसका बाइकआउट किया और उसके बाद कभी उन्होंने किसी भी इंतखाब का बाइकआउट नहीं किया था। 2002 में आप देख लें कि नवाज लीग की 17 सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, वो फिर भी इलेक्शन का हिस्सा बने थे। और 2008 में जब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहां पे जब 2007 में हुई थी, फैसला किया गया था कि हम डिक्टेटर के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ही नवाज लीग को कायल किया था कि नहीं, आप इलेक्शन के अंदर आए, स्पेस नहीं छोड़नी। और फिर वो देखें कि उन्होंने अपनी स्पेस गेन की और काफ लीग जो थी वो एक अकलियती पार्टी बनी। तो पीटीआई को अगर ये इल्जाम है कि वो एक पॉपुलर पार्टी है तो उनको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो आप एक सियासी उसका हिस्सा बन जाते हैं, प्रैक्टिस का। आप जा रहे हैं, आप अपने वर्कर से मिल रहे हैं, आप अपने वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं। जगह छोड़ देने का मतलब तो ये होता है, एक तो आप पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप सियासी
प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। फिर बात यह है कि इनकी पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज सारी की सारी क़ियादत है। बानी पीटे अंदर बैठे हुए हैं, पार्टी बाहर पार्लियामेंट में बैठ के एंजॉय करिए, छोड़ना कोई भी नहीं चाहता। आप गड्ढापुर को देख लें, कहा क्या गया था कि जी जो बजट है वो हम पास करवाएंगे बानी पीटीआई की मर्जी से, लेकिन बजट पास करवा लिया गया और बानी पीटीआई की मर्जी शामिल थी या नहीं थी ये किसी को भी पता नहीं चला था। तो मुझे लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात भी इसी तरह हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हमाद अजहर ने तो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात होती है नहीं होती है, वो कह देंगे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वहां पे इलेक्शन लड़ लिए जाएंगे, ये हो जाएगा। यानी ये भी तमाम मामलात की तरह वही मामला निकला जिसमें तजाद नजर आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है और एक धड़ा कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। नसीर वागे साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि करोड़ों की हमें पेश हुई है लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, बच्चे घर सारा जो है हमारे मुतासिर जरूर हुए हैं लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े में हैं, ये किन किन लोगों के लिए ये सच साबित होता है? आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी इतने वफादार लोग मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या सारी दुनिया वो सब कुछ नहीं देख रही जो पाकिस्तान में हो रहा है? असल बात ये है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो किसी तरह का भी प्रेशर जो है हुकूमत पर डाल सके। जब एक रिंग में दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, मैं एक बॉक्सिंग रिंग की बात कर रहा हूं, अगर एक शख्स लड़ता ही नहीं तो दूसरे शख्स की जीत की कोई अहमियत नहीं होती। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का बताना चाहती है कि जब हम लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जो जीता हुआ होगा उसकी जीत की कोई अहमियत नहीं होगी। इस वक्त भी जो पार्लियामेंट में लोग हैं उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत हो ना हो, प्रिविलेजेस तो वो एंजॉय करेंगे। प्रिविलेजेस इज समथिंग एल्स, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो एक सियासी या एक पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी एक हैसियत है वो बिल्कुल नहीं है। कोई बंदा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिनका लीडर जो है गुज़िश्ता 2 साल से जेल में बैठा हुआ है और उसकी बहुत सारी लीडरशिप जो है, आप देखिए अभी आपने बताया 108 अरकान, जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आप अरकान असेंबली को सजाएं सुनवा दें, और हालांकि वो दूसरी तरफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको अदालतें, अब आप बात करेंगे जी उनको अदालतों में सजा हुई है, ओके मान लिया भाई। अगर अदालत की ये सजा आप सच मानते हैं तो वो कौन सा दुनिया का कानून है कि ये बार बार कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई माफी मांग ले तो सारी सजाएं माफ और उनको रिहाई मुमकिन है? सिर्फ एक ये बात है ना कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है। देखिए वो इख्तियार इस तरह इस्तेमाल नहीं करता। कोई लेजिटिमेसी, कोई बात भी तो होनी चाहिए ना माफी मांगने की और सजा देने की। जिस मुल्क के अंदर अदालतें इस तरह सजाएं दे रही हों कि 108 अरकान असेंबली सजा याफ्ता हो जाए, तो मुझे बताइए उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही क्या है? मतलब दूसरे लफ्जों में तो यह है कि मुकम्मल पूरी की पूरी पीटीआई को बाहर निकाला जा रहा है। अब अगर वो दोबारा इलेक्शन लड़के आ भी जाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें कैटरीना साहब की टेक ले लेते हैं। कैटरीना साहब, आप कितना दुरुस्त फैसला समझती हैं अगर पार्लियामेंट से बाहर हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जिस तरह से वागा साहब कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर फैसला साजी भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि अक्सरियत की होने की वजह से जो आइन में तरमीम भी की जा रही हैं और अहम फैसले भी किए जा रहे हैं। तो अगर पीटीआई पार्लियामेंट से बिल्कुल बायकॉट कर देती है, बाहर आ जाती है, तो ये फैसला दुरुस्त होगा उनके लिए? अपने जरा केयरफुली चुनने चाहिए। नसीर साहब की बात वैसे एक सही है जो कह रहे हैं कि अगर अखाड़े में दो अगर लोग लड़ रहे हो और एक ना करे तो उसका वैसे आई वुड जस्ट सजेस्ट कि उसको वॉक ओवर भी कहते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि आप अगर लड़ने ही ना आए तो उसकी जीत की कोई अहमियत नहीं होती है। जीत की हमेशा अहमियत होती है। ये मेरी जाती राय है, नॉट टू कन्फ्रंट। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट को छोड़ दे तो ये इनको सिर्फ इसका नुकसान ही होगा। अभी मैंने एक जो पहले भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सबसे अहम पहलू उनके लिए ये है कि वो अपनी पार्टी को इकट्ठा करें, अच्छा, और उसको सस्टेनेबल रखे, वरना फिर कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। और ये बात के अगर कैटरीना साहब, पार्टी को इकट्ठा कौन कर सकता है? कोई है ऐसा भी क़यादत में? ये मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू से। जारी बात है मेरे जहन में है लोग, लेकिन ये मेरा काम नहीं है कि मैं नाम बताऊं कि इसको करना चाहिए या उसको करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला होगा। लेकिन जो अहम बात ये है कि अगर जैसे हमने कहा कि पीटीआई बॉयकॉट करे, बॉयकॉट करने का उनका हक है, लेकिन रिजाइन करना उनके लिए
मेरे ख्याल से नेगेटिव में जाएगा। उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए असेंबली की सीट से। बॉयकॉट करें, वो उनका जमहूरी हक है। वो असेंबली में खड़े होकर प्रोटेस्ट करें, वो उनका जमहूरी हक है। वो जो भी करना चाहे कानून के दायरे में रह के अगर पार्लियामेंट के अंदर करे, शोर मचाए, जो भी करे, वो उनका हक है। लेकिन रिजाइन करके वो एक दरवाजा अपने लिए बंद कर देंगे। अच्छा शनीला साहब, ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने देखा है कि सही वक्त में गलत फैसला करते हैं, यानी फैसला साजी का फुकदान नजर आता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाती, अपेरेंटली कोई विजन उनका नजर नहीं आता है, ऐसे बस हाँकते हुए वो चले जाते हैं, कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है? इसलिए कि इस पार्टी की बुनियाद जो है सियासी तौर पे नहीं है ना, इसको तो भानुमति का कुंभा कहते हैं। जाहिर है इमरान खान को हाइब्रिड निज़ाम के तहत एक प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो उस वक्त जितने लोग थे इर्द गिर्द के वो उसमें डाल देगी। एक बंदे की वहाँ पे बादशाहत है, वो है इमरान खान, उन्हीं की बात चलती है। उसकी पार्टी के अंदर कोई और बैठ के अगर मशवरा भी दे तो उसको सुना नहीं जाता। मैं पिछले दिनों सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू देख रही थी कि जो गंडापुर थे वो उनके पास कुछ सजेशन लेके गए थे एक कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके अगर आप अपने लिए कोई कंसेशन ले ले, तो बानी पीटीआई ने उनके ऊपर जूता उठा लिया। ये उनके अल्फाज है जो मैं बता रही हूँ। तो जब इस किस्म की जब बादशाहत एक पार्टी के अंदर होगी तो वहां पे हमें क्या नजर आएगा। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है। आप देखें कि अलीमा खान आती है तो वो कुछ और बयान देती हैं, और बैरिस्टर गोहर आएंगे तो वो कुछ और बयान देंगे। और सलमान अकरम राजा जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं। आप 5 अगस्त को देख लें, वो कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज कामयाब हो गया, फिर कह रहे हैं नहीं लोग क्यों नहीं निकले मैं पता करूंगा। आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपका काम था ड्यूटियां लगाना, देखना कौन सा लीडर है, कहां से निकलेगा, कौन एहतजाज करके लाएगा, उनको कुछ पता ही नहीं था। बैरिस्टर गोहर अब खुद दुहाइयां दे रहे कि चले जी अब हमें सजा हो गई है, बस करें, अब आ जाएं, मिल लें, बात कर लें, बैठ जाए। और इस समझ नहीं आती कि अच्छा जो फॉलो अप नहीं ले रहा है एहतजाज में, कौन आया कौन नहीं आया, वजह ये भी हो सकती है कि वो इस एहतजाज के ही खिलाफ हों, वो समझते हो कि टाइमिंग ठीक नहीं है। आपने अपने इंट्रो में एक बात की थी ना कि वो कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा कहना ये है कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी सो कॉम्प्रोमाइज है। बानी पीटीआई जेल में है, वो सब लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, गंडापुर इक्तदार में बैठे, वो सब इक्तदार को एंजॉय करें। कॉम्प्रोमाइज वो सब लोग हैं, इसी वजह से तो वो एहतजाज में आते नहीं, निकलते नहीं। अब वर्कर भी मायूस हो गया कि क्यादत तो निकलती नहीं, हम आएंगे, हम डंडे भी खाएंगे, हम जेलों में भी जाएंगे, हमें क्या मिल रहा है। तो उसकी वजह से उनका वर्कर भी मायूस है, क्योंकि इनकी क्यादत आपकी जो टॉप की लीडरशिप है उनमें सियासी लोग तो है नहीं। बैरिस्टर गोहर जो है वो कहां के सियासी बंदे, कौन सी सियासी स्ट्रगल आपने उनकी देखी है? सलमान अकरम राजा की आपने कौन सी सियासी स्ट्रगल देखी है? क्योंकि उस बानी पीटीआई जेल में चले गए, जितने उनको वकील अवेलेबल थे उनको पकड़ ओहदे बांट दिए गए। जो आपके पुराने लोग थे, जो सियासी वर्कर थे, वो सब जो लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया। खान साहिबा जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, वो हैं बुशरा बीबी हमें लीड करती हुई नजर आ रही हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है सियासी। वाक़ई साहब अंदर की खबरें बताएं, कॉम्प्रोमाइज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिल्कुल नहीं ना, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप लोग या पूरा मीडिया या पूरी दुनिया ये नहीं देख रही कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप को और पूरी पार्टी को जिस तरह अंडे को फेंटा जाता है उस तरह उनको रोज आप भी हम में ही शामिल हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, हम भी उन्हीं में ही शामिल हैं, हम कोई दूर नहीं है जी। बात आप ये देखें, जब आप कहते हैं जी पॉलिटिकल लीडरशिप, कौन सी पॉलिटिकल लीडरशिप? लीडरशिप तो सारी शाह महमूद कुरैशी और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो तो सब जेलों में हैं, तो वो कहाँ से आप लेके आए? रह सह के उनके पास रह गए थे वकला कि कम से कम वो अदालतों को फेस कर सकते हैं, उनकी एक यूनिटी है। बाकी रही ये बात कि उनके जो बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, बानी पीटीआई अंदर है, आप मुझे बताएं फिर वो कहाँ से पॉलिटिकल लीडर? फिर खुद ही तो कह रहे हैं कि 108 अरकान असम्बली को सजा हो गई है, और सजाएं भी आप देखें 10-10 साल इन अदालतों ने उनको सजाएं दी हैं। आप पूरी दुनिया देख रही है इन सजाओं को, इन अदालतों के फैसलों को। ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ? ऑप्शन सिर्फ ये है, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, इमरान खान को इनके साथ टेबल पे बैठना चाहिए। कुछ लोग, कुछ दो से अब उनके ज़हन में सिर्फ एक बात है, मैंने पहले भी बताई थी कि उनका ये कहना है कि ये हमने इस मौजूदा हुकूमत को नहीं मानना, ये फलां 47 पे है, 6 पे है, 5 पे, भाई इनको भूल जाएं। एक दफ़ा आप टेबल पे बैठें और आने वाले
والے وقت کے لیے کوئی باتیں طے کر لیں. وہ طے کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, وہ طے کرنا چاہتے ہیں فیئر الیکشن آنے والا, کہ جی آپ فیئر الیکشن کروا دیں, جو جیتے گا وہ حکومت بنا لے گا. بھائی وہ تو ہونا نہیں ہے. فیئر الیکشن کو تو پاکستان کے اندر بھول جائیں. میری دونوں کولیگز, میری دونوں جو ایکسپرٹ ہیں, ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. آج خود شنیلا صاحبہ لگوایا عمران خان صاحب نے. کس کو؟ سکندر سلطان راجہ صاحب کو تو خود عمران خان صاحب نے لگوایا تھا. وہ میں اس کا یہی جواب دے دیتا ہوں, وہ لگوایا تھا جناب سابق آرمی چیف نے, جو کہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ ہم نے انہی کو ہی لگانا ہے. میں بالکل آن دا ریکارڈ, خود عمران خان نے بتا دیا تھا. چلیں ان سے بھی شنیلا صاحبہ کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. جی بات یہ ہے جویریہ کہ جو واگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن پہ لگایا, تو عمران خان صاحب اس کو آن کیوں کرتے تھے اپنے دور حکومت میں؟ وہ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ وہ سارے یہ آن کرتے رہے آج تک جتنے آئے ہیں. مجھے بات کرنے دیں نا پلیز. دیکھیں مجھے بات کرنے دیں, میں نے آپ کی بات کے درمیان انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. وہ کہتے رہے تھے کہ میں کبھی بھی نواز شریف کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ میں باہر نکل کے آرمی چیف کو بلیم کرتا رہوں گا, تو پھر ہر چیز اس کے اوپر ڈال دی گئی. سکندر سلطان راجہ سے ان کے مسئلے تب سٹارٹ ہوئے تھے جس وقت ان کا فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا, جو ان کی پارٹی کو فورن فنڈنگ ہوتی رہی تھی, اس کو کیس کو لے کے وہ ملنا چاہتے تھے, وہ نہیں ملے. اس کے بعد سے ان کے مسئلے سٹارٹ ہو گئے, اور وہ تو پھر ان کو جس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس قسم کی ان کی کریکٹر اسیسینیشن. بالکل ایسا ہی ہے. واگا صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں دور نہیں جاتی, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, بے نظیر کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. میں 2018 سے 22 کے درمیان کی بات کر لیتی ہوں. حمزہ شہباز شریف کتنا عرصہ جیل میں رہے, شہباز شریف کتنا عرصہ جیل میں رہے, مریم رہی, سعد رفیق رہے, احسن اقبال رہے, خواجہ آصف رہے, رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا کیس ڈالا گیا, نواز شریف بیٹے سے سزا نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. اسی ملک کے اندر عمران خان پہ تو پھر القادر ٹرسٹ کا کیس ہے نا, کہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے ملک کے خزانے کو. جو آج ملک ریاض کے سارے اثاثے جو ہیں, وہ نیب جو ان کو نیلامیاں بھی ان کی کر رہی ہے, تو وہ کچھ تانے بانے وہاں سے ملے تو سزا ہوئی ہے, وہاں تو بیٹے سے سزا نہ لینے پہ ہوئی ہے. اور وہ کر کون رہے تھے؟ عمران خان. اور عمران خان خود جلسوں کے اندر کہتے تھے کہ میں اس کا اے سی اتروا دوں گا, میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ بات ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کہتا رہا تھا, جنرل باجوہ نہیں کہتا رہا تھا. تو چھوڑ دیں کہ عمران خان کے سارے جو گناہ ہیں اس کو آپ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال دیں. جنرل باجوہ کے بہت گناہ ہیں, اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار وہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ تمام فیصلے تو جو بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے ان کے دستخط کے بعد ہی ہوتے ہیں, ان کی مرضی کے بعد ہی فیصلے ہوتے ہیں ملک کے. کیٹرینہ صاحب, اگر جیل کی ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں جا کر جو وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی مقبولیت کو گین کرنا چاہ رہے ہیں, مقبولیت ان کی بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جب جیل میں جاتا ہے تو اس کی سیاست اور وہ خود ایز اے پولیٹیشین بڑا پالش ہو کے آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ کیٹرینہ صاحبہ. اچھا یہ میری طرف سوال. عمران خان کے کتنا پالش ہو رہے ہیں, کتنا نہیں ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطی ہمیشہ رہی ہے ان کی سیاسی زندگی میں کہ وہ بہت ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں, وہ بہت پولرائز کرتے ہیں, وہ بہت اگریسو رہے ہیں ہمیشہ اپنی سیاست میں, دوسروں پہ الزام لگانا, اور کافی ان کی جو پوزیشنز رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کو اب یہ زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور کمپرومائز کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ ایک نیگیٹو ورڈ نہیں ہوتا ہے. آپ کو کمپرومائز مطلب کہ آپ کا ایک بندہ ایک چیز لے گا تو دوسرا لے گا, ایک آپس میں بات چیت کر کے آپ کچھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور اگر میرا کوئی بھی مشورہ ہوگا اس وقت, اور جیسے کہ نصیر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی سینئر قیادت جیل میں ہے, یقیناً جیل میں ہے, لیکن ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہے. ان کو آپس میں بیٹھ کے اس وقت فیصلے کرنے ہوں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, پارٹی کو آگے لے کے کیسے جائیں گے. اور جیسے کہ شنیلا نے کہا, میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف پہ یہ کوئی نیا یونیک پوزیشن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سے بھی جیل بھگتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کی قیادت سے بھی جیل بھگتا ہے. ہاں, لیکن جیل بھگتنے کے بعد سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے, ٹیبل پر بیٹھے ہیں, مذاکرات کیے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے, معاملات آگے کیسے جائیں گے, اور حکومت کی طرف سے کیا موقف